नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इससे पहले अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए फिजिक्स पोर्शन को पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अपनी तिथि निर्धारित कर चुका है। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है साथियों वो आप सभी को पता होगा। तो राजस्थान पुलिस के अंदर जो आपका महत्वपूर्ण सेशन है वो करंट प्लस साइंस का रहेगा, है ना। और साइंस के पोर्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए आपको साइंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन के अंदर लाना है और कंटिन्यूटी लेक्चर्स को अटेंड करना है, चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो। लेकिन साइंस पोर्शन और प्लस करंट अफेयर्स को जो दैनिक समसामयिकी है, ठीक है, आपकी इसको आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर इस पॉइंट पर आपकी पकड़ अच्छी रहेगी तो आपको एग्ज़ाम क्लैरिफाई करना बहुत ईजी होगा। तो साथियों इसी चीज़ को लेते हुए आज अपने साइंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने बल और गति के नियमों को पढ़ लिया था। बल और गति के नियमों के बारे में अपने संपूर्ण विस्तारित तौर पर व्याख्या कर ली थी। और लास्ट जो टॉपिक था वो पढ़ा था अपने फ्रिक्शन मतलब घर्षण। दोस्तों आज पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आज अपने करेंगे ग्रेविटेशन, पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। साथियों गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगर बात की जाए, देखिए पढ़ते तो अपने बहुत सारी चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल आपने पढ़े होंगे, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, क्वांटम फिजिक्स को भी पढ़ा होगा, है ना, मैकेनिक्स को अपने पढ़ रहे हैं। तो साथियों सभी चीज़ों को अपने नॉलेज के रूप में ले रहे हैं, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण को अपने नॉलेज में लेते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में ये समझते हैं, क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो क्या एक व्यवहारिक शक्ति है? ग्रेविटेशन जो है क्या वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में क्या यूनिवर्स है, अर्थात एक जैसा है? या ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वीय शक्ति है, क्या वो सभी पर इंप्लीमेंट होती है, क्या सभी पर लागू होती है? क्या यूनिवर्स के अंदर जितने भी पिंड हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, क्या सभी पार्टिकल्स में ग्रेविटेशन लॉ है या ग्रेविटेशन फोर्स है वो वर्क करता है? आइए इसके बारे में अपने विस्तारित जानते हैं। साथियों पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी कण हैं या जितने भी बॉडीज हैं वो चार बलों के द्वारा बंधी हुई हैं या चार फोर्सेस पर डिपेंड है। कौन कौन से सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो तरंगों में पाया जाता है या प्रकाश में पाया जाता है। दोस्तों यही फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, यही फोर्स है जो कि प्रकाश की डबल नेचर को बताता है, प्रकाश की द्वैतीय शक्ति को बताता है या प्रकाश का द्वैत व्यवहार बताता है, ठीक है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि लाइट जो है वो डबल नेचर की होती है, ड्यूल नेचर की होती है ना। पार्टिकल्स के रूप में भी आती है जिसे फोटोन कहते हैं, और जो लाइट है वो वेव्स के रूप में भी गमन करती है, वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में वे करती है। साथियों दूसरा जो महत्वपूर्ण बल है वो है गुरुत्वाकर्षण, जिसके बारे में आज अपने डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो फोर्स है जो पूरी की पूरी यूनिवर्स को, पूरी अर्थ को, पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है वो इस फोर्स पर डिपेंड है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चलो दोस्तों इन सभी बलों के बारे में चर्चा अपने हर एक लेक्चर के अंदर करते चलेंगे, लेकिन आज पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। प्यारे साथियों गुरुत्वाकर्षण कैसी शक्ति है? यह आपको पता होगा कि न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, बिल्कुल बताया था, एग्जैक्ट बात। नंबर 2 बात, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो ऐसी शक्ति है कि किसी वस्तु को, किसी m मास की बॉडी को यदि धरातल पर फेंका जाए तो पृथ्वी जिस बल के द्वारा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, जिस बल के द्वारा अपनी ओर उसको खींचेगी, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। बिल्कुल सर करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि किसी भी आप वस्तु को ऊपर फेंकिए वो वापस जमीन पर ही तो आनी है, ठीक है। इसी बात का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। और
प्रक्रिया को क्या कहा गया? गुरुत्वाकर्षण। फिर से समझिए कि पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी कण है, अगर वो पृथ्वी पर गमन कर रहा है, पृथ्वी पर नेचर के अंदर अगर वो चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो कण है वो कहीं ना कहीं जमीन पर आएगा, या फेंकी गई वस्तु है वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण, आकर्षित शक्ति के कारण वापस धरातल पर आएगी, पृथ्वी की सतह पर आएगी। आएगी क्यों? ऐसी कौन सी चीज है, कैसा फिनोमिना है, ऐसी कौन सी घटना है जो उस वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है? वो है साथियों गुरुत्वाकर्षण बल। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है जिसकी वजह से अपने पृथ्वी पर टिके हैं। पृथ्वी, सभी जितने भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर विद्यमान जितनी भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी को बांधे रखती है जमीन पर, अपने टिके हैं, जमीन पर बंधे हुए हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो कह सकते हैं कि न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया, लेकिन न्यूटन यह नहीं बता पाया कि ये ग्रेविटेशन जो फोर्स है, गुरुत्वीय शक्ति है, ये पृथ्वी के अंदर वर्क कैसे करती है, या ये कह लें कि पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कैसे चलती है, कैसे वर्क करती है। ये चीज सर्वप्रथम जो बताई थी कि जो ग्रेविटेशन है वो वर्क कैसे करता है यूनिवर्स के अंदर, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन ने बताया था, भौतिक विज्ञान के बहुत ही महान वैज्ञानिक। इसके बारे में सभी ने सुना होगा, ठीक है ना। ये कह लीजिए कि जिसने इसके बारे में नहीं सुना उसने फिजिक्स को नहीं पढ़ा, है ना, ये कथन भी कहा जाता है। तो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, भौतिक विज्ञान की जड़ कहा जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रेविटेशन है वो कैसे वर्क करता है। इनका मानना था, इनकी जो विचारधारा थी वो कुछ ऐसी थी। इन्होंने कहा कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक फैब्रिक के समान है, एक फाइबर है। इस प्रकार का फाइबर तो सभी को पता होगा ना, एक फैब्रिक के समान संरचना है पूरा ब्रह्मांड। और जब फाइबर के अंदर अपने कुछ बॉल्स रख दी जाए, जिसका कोई ना कोई मास हो, द्रव्यमान हो, कुछ बॉल्स रख दी जाए, तो इन्होंने कहा कि जब एक फाइबर के अंदर अपने बॉल रखते हैं तो जितनी भारी बॉल होगी वो फाइबर को अपनी ओर उतना ही झुका लेगी, उतना ही गड्ढा ज़्यादा गहरा बनेगा। जितनी कम भारी बॉल होगी वो फाइबर के अंदर उतना ही आसपास का भाग है वो कम अपनी ओर झुकाएगी। इस प्रकार से, ठीक है, कि एक पूरा फाइबर है, जैसे ये फाइबर है, इसके ऊपर जितनी भारी बॉल को रखेंगे, जितने भारे पिंड को रखेंगे तो वो ज़्यादा नीचे की ओर झुकेगा, मतलब गड्ढा है वो ज़्यादा बनेगा। उसके आसपास की जो सर्कमफ्रेंस है, जो परिधि है, वो उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। और जितना छोटा पिंड है उसको जैसे फाइबर के अंदर रखेंगे, छोटे का मतलब जिसका मास कम है, द्रव्यमान भार कम है, तो वो क्या होगी, आसपास की सर्कमफ्रेंस को कम घेरेगी, अर्थात गड्ढा कम बनेगा और आसपास की परिधि है वो कम झुकी होगी। तो इसका कहने का मतलब आइंस्टाइन का ये था कि यूनिवर्स के अंदर या पूरे सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं वो द्रव्यमान के आधार पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्धारण करते हैं। अर्थात कि जितना द्रव्यमान होगा किसी पिंड का या किसी प्लेनेट का, ग्रह का, उसकी ग्रेविटेशन शक्ति है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, गुरुत्वीय शक्ति है, अर्थात किसी वस्तु को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, आकर्षित करने की जो क्षमता है, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बात सर्वप्रथम किसने बताई? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। और ये बात जो रखी इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर, जिसे कहा गया सापेक्षतावाद का सिद्धांत, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा, और इस इक्वेशन को भी आपने पढ़ा होगा कि E इज इक्वल टू mc², द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाऊंगा मैं, आइंस्टीन के बारे में पूरा विस्तारित चर्चा करेंगे। यहां सिर्फ थोड़ी सी बात जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। चलो इतनी बात पता चल गई कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन शक्ति है क्या, ब्रह्मांड में कैसे वर्क करती है, यूनिवर्स में कैसे वर्क करती है। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं। अब कुछ तथ्य हैं, इन पर कुछ विशेषताएं हैं गुरुत्वाकर्षण की। कैसी विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता यह है कि इसकी जो प्रास होती है, इसकी जो रेंज होती है वो इनफिनाइट होती है या इनडिफाइन होती है, मतलब अनंत प्रास का होता है। कितनी भी बड़ी दूरी हो यह वर्क करता है। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत अधिक है। क्यों? ये तो आपको पता है, क्योंकि दूरी बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत दूर पर है चंद्रमा अपने से, है ना, क्योंकि पृथ्वी का प्लेनेट है, पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है,
ठीक है, चारों ओर क्यों घूम रहा है? क्योंकि पृथ्वी ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा चंद्रमा को अपनी ओर खींच के रख रखा है, अपनी ओर आकर्षित करके रखा हुआ है, इसीलिए चारों ओर राउंड अप कर रहा है वो। ठीक है, अर्थात दूरी कितनी भी हो, ज्यादा से ज्यादा दूरी पर भी वर्क कर सकता है और कम से कम दूरी पर भी वर्क कर सकता है। बिल्कुल, यह दुर्बल प्रकृति का बल है। सर बहुत ही अच्छी बात कही, दुर्बल प्रकृति का बल है, अर्थात प्रबलता कम। प्रबलता कम हो गई तो अपने आप ही दुर्बल हो गया, जब प्रबल नहीं है तो क्या होगा, फिर वो दुर्बल होगा। अर्थात यह एक वीकेस्ट फोर्स है। इस फोर्स का नेचर कैसा है? इट इज ए वीकेस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यह दुर्बल प्रकृति का फोर्स है, दुर्बल प्रकृति का बल है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यह ज्यादा दूरी पर भी वर्क करता है और कम दूरी पर भी वर्क करता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा प्रबल होता तो सूर्य सभी ग्रहों को अपने में समा लेता। सिर्फ उतना ही वर्क कर रहा है, सूर्य उतना ही खींच रहा है जितना ये दूरी पर डिपेंड है। जितनी ज्यादा दूरी है उतना कम। अर्थात द्रव्यमान जिस ग्रह का ज्यादा है उसका आसपास का जो ग्रेविटेशन है उतना ही ज्यादा हो रहा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक दुर्बल प्रकृति का बल है, प्रबल नहीं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात सर। नेक्स्ट विशेषता क्या है? अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि जो ग्रेविटेशन है साथियों, ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन है यह अंतरा आणविक बलों से लेकर, अंतरा आणविक बलों से लेकर ग्रह की दूरियों के मध्य कार्य करता है। बहुत ही अच्छी लाइन कि कोई भी मैटर है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे छोटे कण हैं जो आपस में अंतरा आणविक बलों के कारण, अंतरा आणविक मतलब अंदर के आंतरिक जो बल लग रहा है कणों के मध्य है, मॉलिक्यूल्स के जो बीच में, उसके कारण बंधे हुए हैं। लेकिन यह जो फोर्स है वो इन कणों के मध्य भी वर्क कर रहा है, जिसकी दूरी बहुत ही कम है, आपस में बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, चिपे हुए हैं, इनके मध्य भी ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है साथियों। इसका कहने का मतलब यह है कि अंतरा आणविक बल और ग्रहों की जो बड़ी दूरियां हैं उनके मध्य भी ये ग्रेविटेशन वर्क करता है। लेकिन एक छोटी सी बात यहां कही गई कि अगर दूरी दो कणों के मध्य अगर दूरी 10 की पावर -9 मीटर की हो जाए तो यह बल असफल हो जाता है, यह बल वर्क नहीं करता साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि अगर दो कणों के मध्य की दूरी 10 की पावर -9 मीटर हो जाए, अरे इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए दो कण हैं, दो बॉडीज हैं m मॉस की, अगर इनको चिपे दिया जाए आपस में, ये देखो चिपे हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, है ना, सटे हुए हैं ना बिल्कुल, तो इनके मध्य भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशन वर्क करेगा इनके बीच में भी। अर्थात पृथ्वी की सतह पर कोई छोटा कण भी पड़ा है ना, तो पृथ्वी ने अपने आकर्षण शक्ति के कारण उसको बांधे रखा हुआ है, इसीलिए वो पृथ्वी की सतह पर पड़ा है। अगर दूरी जो बीच की है वो माइनस में चली जाए, अर्थात इसके अंदर चला जाए, ये वाला पार्ट है वो बिल्कुल इसके अंदर चला जाए, ऐसे 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 माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तब ये वर्क नहीं करेगा, तब ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जो राशि है वो बहुत ही नकारात्मक राशि है। 10 की घात -9 का मतलब -10 के आगे 9 शून्य लगा दो आगे, और 9 शून्य, इतनी मीटर की दूरी हो जाएगी ना अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच, तब ये असफल हो जाएगा। मतलब बिल्कुल बीच में चिपक जाएं, मतलब एक दूसरे के अंदर चले जाएं मॉलिक्यूल्स, और अंदर चले जाएंगे। अगर दूरी नहीं होगी, कोई छोटे से छोटी दूरी भी नहीं होगी, तो फोर्स वर्क करेगा कैसे? फोर्स को वर्क करवाने के लिए दो वस्तुओं के मध्य दूरी का होना अति आवश्यक है। ठीक है साथियों, तो ये थे इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं और अब यह जानते हैं कि न्यूटन ने इसके बारे में क्या क्या बातें कही। सबसे पहली बात न्यूटन जी कहते हैं कि मान लीजिए दो पिंड है जिनका द्रव्यमान है m1 और दूसरे का द्रव्यमान है मास m2, और ये इनके मध्य की जो दूरी है, ठीक है, इसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी।
बीच की डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कहता है कि जब ये पिंड आपस में एक दूसरे के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं तो जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और आप पृथ्वी पर इस प्रकार से बैठे हुए हैं, आप पृथ्वी की सतह पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका भार जो आपका भार है नीचे की ओर, वेट है, वही तो गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी ने आपको अपनी ओर क्यों खींच के रखा है? अट्रैक्शन पावर के कारण, क्योंकि आप में वेट है, द्रव्यमान है, आप में भार है। और आपका ये जो नीचे की ओर लगने वाला भार है, इसी की वजह से तो आप सतह पर टिके हैं। अर्थात जो वेट होगा वही तो ग्रेविटेशन होगा, ठीक है ना। ये बात भी ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छा फैक्ट है। तो बीच में दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए कहा गया है कि ग्रेविटेशन इज इक्वल टू अट्रैक्टिव पावर, कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक आकर्षित शक्ति है, वो अट्रैक्ट करती है दो ऑब्जेक्ट्स को। ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि जो लगने वाला बल है दो वस्तुओं के मध्य, वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। बहुत अच्छी बात कही सर, ये बात तो कह दी, हमने समझ भी ली और नोट भी कर लिया कि जो फोर्स है वो प्रिपोर्शनल टू है किसके? दोनों ही पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। m1 क्रॉस m2 इज प्रिपोर्शनल टू फोर्स। बहुत अच्छी बात कही सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे जो मुख्य बात है साथियों वो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है, भार हैं, अगर वो ज्यादा होंगे, अर्थात जितना वस्तु का भार अधिक होगा उतना ही फोर्स ज्यादा वर्क करेगा। सर एग्जांपल, छत पर खड़े हो जाइए, एक हाथ में पत्थर लीजिए और एक हाथ में कागज, और दोनों को छोड़ दीजिए, मुक्त अवस्था में गिरा दीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? सर छोटा सा प्रश्न है, सबसे पहले जमीन पर कौन सा पदार्थ आएगा? तो आपने कहा सर पत्थर। क्यों? क्योंकि पत्थर का कागज से द्रव्यमान ज्यादा है, भार ज्यादा है। अगर उसका भार ज्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी पृथ्वी क्या करेगी? उस पर ज्यादा लगाएगी। यही बात तो न्यूटन सर ने कही। न्यूटन सर क्या कहते हैं कि दोनों ही द्रव्यमानों का गुणनफल उस लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के समानुपाती होगा, प्रिपोर्शनल टू होगा, ठीक है ना। अर्थात जितना भार ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि F जो होता है वो इनवर्सली प्रिपोर्शनल टू होता है R स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या कहती है साथियों? ये कह रहा है कि जो इनके मध्य की दूरी R है उसका वर्ग स्क्वायर, और स्क्वायर का 1/, अर्थात क्या हो गया कि इस दूरी का वर्ग और वर्ग का 1/, अर्थात व्युत्क्रम उल्टा किसके होगा? बल के। दूरी का वर्ग कर दूं, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? अगर दूरी का यहां वर्ग कर दूं, दूरी मान लीजिए इनके मध्य 2 मीटर है, तो 1/2 की स्क्वायर 4, प्रिपोर्शनल टू फोर्स, अर्थात फोर्स का 1/4 भाग होगा अगर दूरी मैं इसकी 2 गुनी करूंगा। तो यहां से अंदाजा लगा लेना खुद ही, ठीक है, तथ्य आपके सामने है। फिजिक्स के अंदर सोचो हर एक चीज को, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये सोचने पर ज्यादा आएंगे। ध्यान दीजिए साथियों, अभी इन दोनों समीकरणों को आपस में मिला लीजिए जी। F है वो प्रिपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये बात सामने आई। अब समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो एक नियतांक आएगा G, कैपिटल G, m1 m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। सर यही न्यूटन की खोज है। अरे न्यूटन साहब है ना, वो दुनिया को यही समझाना चाहते थे कि दो वस्तुओं के मध्य, दो m मास की बॉडीज के मध्य जो फोर्स वर्क करता है वो G m1 m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर प्रकृति का फोर्स वर्क करता है। इतना फोर्स वर्क करता है, ये है जी ग्रेविटेशन, ठीक है, कि दोनों ही वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल R स्क्वायर का डिवाइड और G दोस्तों क्या है? G का मतलब है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है।
सार्वत्रिक का मतलब ये हो गया साथियों कि सभी जगह पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं भी ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है, उसके अंदर इस जी का मान है वो कांस्टेंट रहेगा, नियतांक रहेगा, जी का मान नहीं बदलता साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है साथियों, ध्यान से देखना, जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इकाई ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मात्रक मैंने आपको मात्रक और विमाओं वाले जो लेक्चर पढ़े थे, अपने चैप्टर किया था, उसके अंदर बताया था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आता है इसका मात्रक। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होगा। तो ये आया कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। ध्यान देना बच्चों, इस बॉक्स के अंदर ध्यान देना। जी का मान फाइंड करना है, तो जी का मान फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी की वैल्यू निकालनी है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो जी के मल्टीप्लाई में है, एफ के इक्वल भेजेंगे तो किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। मैथमेटिक्स के रूल तो आपको पता ही होंगे ना, मैथ्स इतनी तो आती है, ठीक है। तो जी के डिवाइड में चला गया m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब डिवाइड कितने हो गए प्यारे बच्चों, 2, तो फर्स्ट डिवाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो g इज इक्वल टू ये वाला r2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, f r2 डिवाइड बाई m1 m2। अब देख लीजिए मात्रक आ गया सामने। g इज इक्वल टू f का मतलब फोर्स, फोर्स का मात्रक कितना होता है भाई, न्यूटन। आर क्या होती है, दूरी, दूरी की स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर। m1 इंटू m2, m1 मतलब पहला द्रव्यमान, और पहले द्रव्यमान को किससे डोनेट करते हैं, केजी से, तो दूसरा द्रव्यमान भी तो केजी होगा ना, द्रव्यमान तो केजी ही रहेगा ना, चाहे पहला चाहे दूसरा चाहे चौथा चाहे पांचवा, है ना। तो द्रव्यमान 2 हो गए नीचे, तो द्रव्यमान 2 कर देंगे, अर्थात केजी की स्क्वायर। तक क्या अभी समझ में आई क्या बात, यही मात्रक पढ़ रहे थे क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक, यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पूरी फिक्स रहती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। तो ये बताइए जी न्यूटन जी ने बात, ये सारी की सारी कथा न्यूटन साहब बता कर गए, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन का मीन्स यहाँ पर क्या है, दो मोस m1 m2 की जो बॉडीज है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कैसे वर्क करेगा, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उस पर कैसे वर्क करेगा, और जी का मीन्स यहाँ पर क्या होगा। ये सारा का सारा नियम क्या कहलाया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम कहलाया साथियों, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसकी व्याख्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, गॉट इट सर, बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपने गुरुत्वीय त्वरण। देखो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे सर, इंपॉर्टेंट कैसे है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, यहाँ समझ लेते हैं बात को। मुझे एक बात बताएं कि अर्थ पर, ये अर्थ है, और कोई वस्तु, कोई m द्रव्यमान की वस्तु जब अर्थ पर गिरती है या जमीन पर आती है तो क्या उस वस्तु में वेग उत्पन्न नहीं होता, क्या उस वेग में बदलाव भी नहीं होता, क्या होता है। और वेग में जो बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं, त्वरण a। यहां त्वरण को a से इंडिकेट करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में छोटे g से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल g। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है साथियों, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कहलाता है। तो A इज इक्वल टू जी। अब मेरे को एक बात बताइए, अभी मैंने आपको एक बात पढ़ाई, ध्यान दीजिए यहां पर, कि ये पृथ्वी है, भाई पूरा ही साफ कर लेते हैं। आप कहेंगे पता नहीं सर किस बात की कंजूसी सी कर रहे हैं, पूरे ब्लैक बोर्ड को साफ ही नहीं कर रहे हैं, आधा साफ कर देते हैं फिर आधे में नोट करते हैं ना बच्चों, तो ये तो चलता ही रहता है। चलो देखिए, ये पृथ्वी, और पृथ्वी पर कोई वस्तु आकर इस प्रकार से गिरी, जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। यहाँ पृथ्वी का केंद्र है,
यहाँ से जो दूरी है वो r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये वाली दूरी भी r से रिप्रेजेंट होगी, कैपिटल R से, मीन्स इसकी रेडियस जो है। अब ये कहता है कि इस पृथ्वी पर पड़ी हुई इस वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, जो जमीन पर आकर टिकी है, वो कितना होगा, उसको ध्यान से देखिए। जो फोर्स लगता है किसी भी वस्तु पर वो क्या m इंटू ए लगता है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल। कैसे? अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था गति का द्वितीय नियम, और गति के द्वितीय नियम में पढ़ा था कि बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ जो a है उसको अपने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, g से, तो F इज इक्वल टू क्या mg लिख सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल। जो फोर्स वर्क करेगा क्या वो mg का करेगा क्या? सर बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जो वस्तु थी वो पृथ्वी पर आकर गिर रही थी, और पृथ्वी जो है वो वस्तु पर जो बल लगा रही थी वो कौन सा बल था? भाई जो पृथ्वी है वो वस्तु पर जो बल लगा रही थी, जिसकी वजह से वस्तु नीचे सतह पर आ रही थी, वो बल कौन सा था सर? वो था गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर अपने क्या पढ़ेंगे, g, अभी पढ़ाया सार्वत्रिक नियतांक m1 m2। m1 का मतलब जो उस वस्तु का द्रव्यमान है, m2 का मतलब कैपिटल M जो पृथ्वी का है, डिवाइड बाय r स्क्वायर, r का मतलब इनके बीच की ये दूरी, इनके बीच की ये दूरी, ये किसके बराबर होगी? इस वस्तु के बल के कारण, इस वस्तु के बल mg के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो बल है, अपने जब धक्का लगा रहे हैं साथियों, ये वस्तु जमीन पर टिकी हुई है और इस टिकी हुई वस्तु पर अपने जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। और जब वस्तु को वापस ऊपर ले जाकर ऐसे छोड़ देते हैं और पृथ्वी जो बल लगा रही है अपनी ओर, वो क्या होता है, GM अपॉन में r स्क्वायर, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं? बिल्कुल। इस स्मॉल m से स्मॉल क्या m हो गया, कट गया। तो g इज इक्वल टू इस f को किससे रिप्रेजेंट कर लिया, g के इक्वल, क्योंकि प्यारे साथियों ये f इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या g f के इक्वल नहीं होगा? अरे a कोई राशि है वो b के बराबर है, थोड़ा मैथ समझ लो, और b है वो c के बराबर है, तो क्या c a के बराबर नहीं होगा क्या? क्या c राशि है वो a के इक्वल नहीं होगी क्या? होगी सर, बिल्कुल होगी। ठीक है ना? तो g का मान यहाँ से कितना आ गया, g एक क्या पड़ा है, कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। प्यारे साथियों यही g क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। और जिसका जो वैल्यू है वो फिक्स रहता है, g इज इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है तो मात्रक तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा ना। तो ध्यान देना साथियों, अभी मैंने क्या बताया कि g का जो मान है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है, इसीलिए कहते हैं स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या लगभग अप्रोक्सीमेट 10। कहीं कहीं आपको 10 भी मिलेगा। जब आप यहाँ न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करते हो, इस चैप्टर के गुरुत्वीय त्वरण निकालते हो, तब अप्रोक्सीमेट 10 बताया जाता है, इस मान को, इस वैल्यू को 10 बताया जाता है, ताकि जब आप ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन को एवेल्युएट करो तब उसका वैल्यू 10 है तो 10 रख के आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाओ। और जो एग्जैक्ट मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है बच्चों। ठीक है ना? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ओके अब पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण त्वरण की विशेषताएं क्या है, पृथ्वी पर कैसे वर्क करता है। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होता है, पोल्स पर, पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ वाले पार्ट पर, साउथ वाले पार्ट पर कैसे रहता है, पृथ्वी के केंद्र पर ये जी का मान कैसे रहता है। ठीक है ना? जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, है ना, तो इक्वेटर पर जी का मान कैसे रहता है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं किसके, प्रॉपर्टीज किसके, गुरुत्वीय त्वरण के, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही साथियों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अन्य साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें साथियों। देखिए ग्रेविटेशन जो चल रहा है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बस थोड़ा ध्यान देना। मैं थोड़ा टफ इसलिए करवा रहा हूँ या थोड़ा डीपली इसलिए करवा रहा हूँ तो कि आने वाली जो परीक्षाएं, जैसे जेई की परीक्षा है, एसएससी मेंस की परीक्षाएं हैं, तो उन परीक्षाओं में भी ये क्या हो, सहयोगी हो। राजस्थान पुलिस वाले हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, उनके लिए भी सेम टू सेम मैटर है। बस थोड़ा लो लेवल का पार्ट थोड़ा सा देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा डीप भी करेंगे तो भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। ओके बच्चों, गॉट इट।
तो सभी लेक्चर्स को अटेंड करें साथियों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट कैसे कैसे वर्क करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले जो उपग्रह वो कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।